हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी क्लास 12 टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन में सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर का बच्चों रिवीजन और बच्चों प्रैक्टिस सेशन प्लान आउट करेंगे। हमेशा की तरह बच्चों बिना किसी फालतू की देरी के आज के इस लेक्चर को चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी क्लास 12 केमिस्ट्री के टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन में सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर का बच्चों रिवीजन और बच्चों प्रैक्टिस सेशन को प्लान आउट करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए उसके बारे में चलिए बच्चों बात करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात क्या आती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसा आपने पढ़ा होगा, ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं which depends only and only on number of particles present in solution. So colligative properties are the physical properties of solution which depends only and only on number of particles present in solution. ठीक है, so number of particles पे solute की बच्चों number of particles पे वो प्रॉपर्टी जो कि सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट की संख्या पे डिपेंड करती है, सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसे हम कहते हैं क्या बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारे लिए बच्चों चार तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़नी होती है। पहली होती है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। दूसरी होती है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी होती है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी होती है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये चार तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है। और चूंकि बच्चों ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ही बच्चों करने हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पर देखनी है। अब बच्चों इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चूंकि हम न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, हमें सवाल करनी है, तो इनसे संबंधित जो फॉर्मूला है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पाई। पाई हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज करते हैं। पाई चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है तो इसको हम लोग एटीएम में निकालेंगे, एटीएम में निकालेंगे। अगर कोई और यूनिट में तो इसे एटीएम में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। 1 एटीएम बराबर 760 mm, 1 एटीएम बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो वो सब चीजें हम लोग बच्चों यूज कर सकते हैं। सो पाई जो कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है बराबर ICRT, ICRT ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पर आई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म वेंटो फैक्टर, जो कि सल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेंटो फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, सल्यूट के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, सल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा। सी क्या है, सोल्यूशन में मौजूद सल्यूट की मोलैरिटी। सी क्या है, मोलैरिटी। आर हमारा गैस कांस्टेंट 0.0821, आपने आर की वैल्यू क्या लेनी है 0.0821, और टी हमारा टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों वो प्रेशर होता है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं एट हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन। एट हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन पर हम लोग इसे अप्लाई करते हैं टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस द फिनोमेना वेयर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम low concentration region to high concentration region across semi permeable membrane। ऑस्मोसिस के कारण जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन रीजन में बच्चों मूव करते हैं, तो उस ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में मूव होने वाले सॉल्वेंट को रोकने के लिए हमें जो मिनिमम प्रेशर लगाना पड़ता है एट हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जोन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकलेगा, पाई बराबर ICRT से। इसके बाद बच्चों आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा डेल्टा TB। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया है, सोल्यूशन में सल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, उसको हम लोग बच्चों डेल्टा TB कहते हैं। और ये हमारा I KB इंटू M से आता है। I वही वेंटो फैक्टर, ये हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये हमारा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर पे, ठीक है। सो KB हमारा सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और M क्या है, मोलैलिटी। M क्या है बच्चों, मोलैलिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद डेल्टा TF बराबर I KC इंटू M, ठीक है, ये हम लोग का रहेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सोल्यूशन में सल्यूट डालने से, सोल्यूशन में सल्यूट डालने से, सॉल्वेंट में बच्चों सल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। पानी में नमक डालने से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो डेल्टा TF बराबर I KF इंटू M, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। KF हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ये कह सकते हैं इसको। चलिए, तो ये हमारी चीजें रहेंगी। इसके बाद रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में जो फॉर्मूला लगेगा हमारा होगा डेल्टा P बराबर P0 सॉल्वेंट इंटू X सल्यूट, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हमको लगाना है।
डेल्टा पी बराबर पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सल्यूट। सो डेल्टा पी हमारा क्या है बच्चों, किसी भी लिक्विड में जब हम सल्यूट डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सो लिक्विड में सल्यूट डालने से पहले उसका वेपर प्रेशर जो है और सल्यूट डालने के बाद जो वेपर प्रेशर है, सो उन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, उसे कहते हैं डेल्टा पी। दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला डेल्टा पी बराबर पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सल्यूट। एक्स सल्यूट बच्चों ये, तो ये भाई लोग 4 फॉर्मूले हमारे यहाँ पे लगते हैं जिनको कि हमने यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर जल्दी से। चलिए बच्चों, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला होता है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट का, हेनरीज लॉ का। हेनरी लॉ हमारा ये बोलता है बच्चों, हेनरी लॉ हमारा ये बोलता है कि किसी भी पार्शियली सॉल्युबल गैस जो होती है, जो पार्शियली सॉल्युबल गैस होती है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव सॉल्यूशन। कोई भी गैस सॉल्यूशन के अंदर कितनी डिसॉल्व होगी, कोई भी गैस सॉल्यूशन के ऊपर कितनी डिसॉल्व होगी, ये डिपेंड करेगा कि उस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर हमने सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगी गैस उतनी ज्यादा सॉल्युबल होगी, जितना कम प्रेशर लगाओगी गैस उतनी कम सॉल्युबल होगी। ठीक है, ये हमारा रहता है। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा वही होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन बराबर KH, हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। इसको हम लोग जो स्टडी करेंगे ऐसे स्टडी करेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन is directly proportional to partial pressure of gas above solution upon KH। ठीक है, सो गैस कितनी डिसॉल्व हो रही है ये हमारा गैस के मोल फ्रैक्शन से आता है। अगर गैस ज्यादा डिसॉल्व है तो गैस के ज्यादा मोल पानी में सॉल्युबल होंगे, लिक्विड में सॉल्युबल होंगे, तो गैस का बच्चों मोल फ्रैक्शन भी अधिक होगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन व्हिच इज गिवन बाय एक्स गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इससे आएगा, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन अपॉन KH। अब यहां से बच्चों एक चीज समझिएगा, गैस की सॉल्युबिलिटी जो हमारा काई एक्स से बच्चों रिप्रेजेंट हो रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से रिप्रेजेंट हो रही है, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बच्चों गैस की सॉल्युबिलिटी हेनरीज कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यस, ये बात बच्चों याद रखना, वो गैस जिसका हेनरी कांस्टेंट अधिक है बच्चों, वो गैस जिसका हेनरी कांस्टेंट अधिक है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। गैस की सॉल्युबिलिटी गैस के हेनरीज कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिस गैस का बच्चों हेनरी कांस्टेंट अधिक है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, और जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट कम है उसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सवालों में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अगर गैस की सॉल्युबिलिटी हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां से ये पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी गैस में अगर हम डेटा देखते हैं बच्चों, तो बच्चों हम ये पाते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और यस, ये होता है बच्चों, हाई टेम्परेचर पे गैसेस लिक्विड में कम सॉल्युबल होती हैं। यस, तभी तो पेप्सी कोला को जब हम स्टोर करते हैं तो हम उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ जाएगी। ठीक है साहब, ये बच्चों यहां पर चीजें। तो फ्रेंड्स, इतनी चीजें हम लोगों को दोस्तों, इतनी चीजें हम लोगों को ध्यान देनी की है, इतनी चीजें बच्चों हम लोगों को ध्यान देनी की है। अब लास्ट में बच्चों इस चैप्टर से संबंधित जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट मिनट में हमको रिवाइज होना चाहिए वो है बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में भी हमको ध्यान रखना चाहिए बच्चों। वेंट ऑफ फैक्टर हमारा डिपेंड करता है सल्यूट के नेचर पे, सल्यूट के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू 1 होती है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पे I की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा होगी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा 1 होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं, हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे I के लिए, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। बट इस बार वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में अल्फा 1 से छोटा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। यहां पे एक चौथा केस भी होता है कि कई बार सल्यूट जो होता है वो पानी में जाकर के, कई बार जो सल्यूट होता है सॉल्वेंट में जाकर के डिसोसिएट नहीं बल्कि एसोसिएट होता है। सो इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सल्यूट I इज लेस देन 1। अगर सल्यूट पानी में जाकर के एसोसिएट हो रहा है तो बच्चों उसका जो I होगा 1 से छोटा होगा।
और यहां पे बच्चों जो आई का फॉर्मूला होगा वो होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। ये भाई हम लोग का फॉर्मूला लगेगा, इससे हम लोग बच्चों चीजों को कैलकुलेट करेंगे। यहां पे अल्फा हमारा रहेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटिंग। डायमराइजेशन के केस में N2 होगा, ट्राइमराइजेशन के केस में N3 होता है। मतलब N बताता है कितने मॉलिक्यूल मर्ज कर रहे हैं, ये चीज बच्चों, ठीक है। तो इसका बच्चों बहुत ही क्लासिक एग्जांपल होता है कि अगर हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दें, अगर हम एसिटिक एसिड को किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दें, तो एसिटिक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में आयनाइज नहीं होगा, क्योंकि सॉल्वेंट नॉन पोलर है। सॉल्वेंट नॉन पोलर है, उसको चार्जेस पसंद नहीं है, तो एसिड आयनाइज नहीं होगा, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डायमराइज कर जाता है। तो ऐसे केस में बच्चों एसिटिक एसिड का आई पानी में तो 1 से अधिक होता है, इस बात को नोट करना है। एसिटिक एसिड का आई पानी में तो 1 से अधिक होता है। एसिटिक एसिड पानी में तो डिसोसिएट करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बनके पानी में डिसोसिएट करता है, लेकिन एसिटिक एसिड का आई बेंजोइक एसिड हेक्सेन में 1 से कम होता है। आई रिपीट, एसिटिक एसिड का आई पानी में 1 से अधिक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, पेट्रोल, डीजल, ईथर, हेक्सेन में एसिटिक एसिड का आई नॉन पोलर सॉल्वेंट में 1 से कम होगा। ठीक है, इस चीज को बच्चों याद रखना, और वहां पे ये फॉर्मूला लगता है। चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और बड़ा मैंने पाया है कि एक फॉर्मूला कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, वो है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला आई का। सो आई के लिए एक और फॉर्मूला होता है क्या, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। जो मॉलिक्यूलर वेट हम जानते हैं किसी भी सॉल्यूट का, जो उसके फॉर्मूले से हम बच्चों कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट या नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट से हमारा मतलब है वो मॉलिक्यूलर वेट जो कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों कई बार फेक मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, गलत मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। वो ऑब्जर्व बच्चों हमने किया हुआ है, वो हमने एक्सपेरिमेंट से बच्चों हमने किया हुआ है वो चीजें। ठीक है, तो आप आई बराबर नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट भी आप याद रख सकते हैं। इस चीज को हम लोग नो से भी याद रख लेंगे, नो। सो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों शायद एग्जाम में यूज हो सकता है, एग्जाम में बच्चों यूज हो सकता है। बच्चों ये लास्ट मोमेंट पे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं वो लगा दूं, सो दैट फ्रेंड्स आपका बच्चों भला हो सके, आपके बोर्ड के टर्म 1 एग्जाम अच्छे हो सके। दोस्तों ये साल स्पेशली वो बच्चे जो इस साल 12th में बेचारे बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, उन्होंने पूरा अपना 11-12 बच्चों कोविड पीरियड में ही बच्चों निकाल दिया है, तो अगर उनकी थोड़ी भी मेरे द्वारा मदद हो सके तो दैट इज वेरी गुड फॉर मी। ठीक है, एज ए टीचर मेरा ये धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, तो वही कोशिश है कि आपका भाई थोड़ा सा भला हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम अगर आपका अच्छा होगा तो आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बातें नहीं, काम पे बच्चों ध्यान देना है। ठीक है, तो ये बच्चों थ्योरी मुझे लगता है काम की है, जो हमें ध्यान देनी है, जो कि बच्चों हमने पढ़ी होगी, हमें रिवाइज करनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें याद रखना बच्चों, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले, हमारा वेंट ऑफ फैक्टर, हमारा हेनरीज लॉ। ठीक है, ये भाई चीजें हैं जिसमें की चीजें बनेंगी, और बाकी जो चीजें हैं बच्चों वो आप चैप्टर को पढ़िए, अपने नोट्स वगैरह रिवाइज करिए, और उसके बाद हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन में आइए, देखिए आपको कितना बच्चों फॉर्मूला होगा, कितना बच्चों आपको फायदा होगा, आपको खुद मजा आएगा। यस, चीजें सीखने को मिल रही है, चीजें रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। सो पहला सवाल है हमारे पास, विच अमंग दी फॉलोइंग, इनमें से कौन सा बंदा है, विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये हमसे भाई यहां पर पूछ रहे हैं बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर यस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पानी में सल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, यस। ऑस्मोटिक प्रेशर भी बच्चों सल्यूट की संख्या अधिक होने पर बढ़ जाता है, बट वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बच्चों यहां पे इसका आंसर होगा बी, नहीं बच्चों ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे आते दोस्तों, अगले सवाल पे आते। अगला सवाल है हमारे पास, द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इनमें से किस बंदे का बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा, इस बारे में बात करें। दोस्तों देखिए, अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में कोई सल्यूट डाल देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भले ही 0 डिग्री है, बट पानी में नमक चीनी वगैरह डाल देने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, और इसका इस्तेमाल कई जगह पे होता है।
कार के रेडिएटर को के पानी को फ्रीज होने से बचाने के लिए हम उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल नाम का सॉल्वेंट डालते हैं, सल्यूट डालते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल CH2 2 OH, 2 CH2 और दोनों पे 2 OH लगा हुआ है। इथिलीन ग्लाइकॉल नाम का सॉल्वेंट डालते, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल पानी में मिलाते जिससे कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों कम हो जाता है। दूसरी चीज, कई जगहों पे बच्चों रोड पे स्नोफॉल के दौरान आइस या स्नो बच्चों प्रेसिपिटेट ना हो तो उसकी ऑटोमेटिक मेल्टिंग के लिए बच्चों रोड पे हम लोग कैल्शियम क्लोराइड या नमक बच्चों स्प्रिंकल कर देते हैं, क्योंकि नमक डालने से आइस की मेल्टिंग बच्चों तेज हो जाती है, ठीक है। तो ये बच्चों इसके दो ऑब्जर्वेशन है। सो सॉल्वेंट में सल्यूट डालने से उसका बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम होगा, ये कितना कम होगा, ये बच्चों हमारा डिपेंड करता है कि हमने कितना ज्यादा बच्चों सल्यूट डाला हुआ है। ज्यादा सल्यूट डालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कम होगा। अब यहाँ पे इन सभी केसेस में बच्चों जो सल्यूट है उसकी कंसेंट्रेशन सेम है, उसकी बच्चों मोलैरिटी सेम है। अब अगर बच्चों मोलैरिटी सेम है तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा या कम होगा वो डिपेंड करेगा आई की वैल्यू पे। बच्चों यहाँ पे आई होगा 3 क्योंकि K2SO4 3 आयन देगा, सॉल्ट है तो इसका अल्फा 1 होगा। यहाँ पे आई होगा 2 क्योंकि NaCl 2 आयन देगा, Na+Cl-। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उनका I1 होता है। और K4FeCl6 4 पोटेशियम और एक बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर देगा, तो इसका I बच्चों 5 होगा। सो डेल्टा TF बच्चों, डेल्टा TF बराबर I KF इंटू M, डेल्टा TF बराबर I KF इंटू M। सो जिसका I मैक्सिमम होगा, जिसका I मैक्सिमम होगा उसका डेल्टा TF भी बच्चों मैक्सिमम होगा। सो अगर हम बच्चों फोर्थ ऑप्शन लेते हैं तो यहां पर I KF जो पानी का होता है वो होगा, और मोलैलिटी बच्चों यहां पर तो हमको मोलैरिटी दी हुई है बट हमें फॉर्मूले मोलैरिटी लगानी, तो बच्चों याद रखना डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम हो जाती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन बच्चों मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम होती है, हम मोलैरिटी को ही मोलैलिटी ले लेंगे, तो ये बच्चों यहां पे रहेगा। अब बच्चों देखो ऑप्शन डी के केस में डेल्टा TF अधिक आ रहा है, बच्चों ऑप्शन डी के केस में डेल्टा TF अधिक आ रहा है। डेल्टा TF अधिक आ रहा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग ज्यादा होगी, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा मतलब हमें वही तो चाहिए, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों यहां पे पूछ रहा है किस बंदे का बच्चों लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है, तो बच्चों ऑप्शन डी का बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछता है किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट है, तो बच्चों जिसमें आई अधिक होगा, जिसका आई अधिक होगा उसमें फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, कम घटेगा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ओवरऑल अधिक रहेगा। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट सी के लिए होगा। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट अगर पूछते तो हम बच्चों सी का आंसर लेते, और लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट अगर पूछेंगे तो हम डी का आंसर देंगे, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सोल्यूशन, हमें इन सॉल्यूशंस के बच्चों इक्विमोलर सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चों कंपेयर करना है। गाइस पाई का फॉर्मूला होता है पाई बराबर ICRT, पाई का फॉर्मूला होता है बच्चों ICRT। अब इन सभी केसेस में बच्चों जो मोलैरिटी है दैट इज सेम, तो मोलैरिटी बच्चों सेम है। R गैस कांस्टेंट 0.0821 वो कांस्टेंट ही रहता है, और T भी बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट ही होगा। सो किसका बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा जिसका I अधिक होगा। तो बेसिकली हमें इनका I कंपेयर करना है, जिस सॉल्यूट का I अधिक होगा उसका बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर भी अधिक होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, इक्विमोलर सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है बच्चों, तो I किसका अधिक होगा। दोस्तों सोडियम फॉस्फेट ये 4 आयन देगा, इसका I बच्चों 4 होगा, सो इट विल गिव 4 आयंस। 3 सोडियम आयन देगा, Na3PO4 विल आयनाइज इनटू 3 Na+, एंड 1 फॉस्फेट आयन, ये हमें 4 आयंस देता है। BaCl2 हमें 3 आयंस देगा, इसका I बच्चों 3 होगा। NaCl 2 आयन देगा, इसका I 2 होगा। और ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज ये बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इनका I 1 होगा। तो यहां पे फ्रेंड्स जो I का ऑर्डर होगा वही बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों हमें यहां पर सही लगता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट -0.186। यस बच्चों पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, बट पानी में अगर हम कोई सॉल्यूट डाल देते तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में चला जाता है, तो यही बच्चों हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में चला गया है। एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट इतनी डिग्री पे, ठीक है भाई। व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों फॉर्मूला लगेगा डेल्टा TF बराबर I KF इंटू M, एंड डेल्टा TB बराबर I KB इंटू M।
अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें दोस्तों, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर मोलालिटी कट जाएगी, आई बच्चों कट जाएगा। सो डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीबी का रेशियो केएफ और केबी के रेशियो के बराबर होगा। यहाँ पे डेल्टा टीएफ बच्चों याद रखना, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वहां पे हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो या केल्विन हो, डेल्टा की वैल्यू दोनों केस में सेम होती है। डेल्टा के केस में आपने चीजों को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना, सब कुछ सेम होता है, दोनों सेम होता है, इट्स अ डिफरेंस। सो डेल्टा टीएफ इज 0.186, डेल्टा टीबी हमें निकालना है, निकाल लेंगे। केएफ और केबी का रेशियो 1.86 अपॉन 0.512 अपॉन 0.512, ठीक है भाई। तो ये हमारा रहेगा। और अब जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हम बच्चों इस चीज को बड़ी आराम से बच्चों सॉल्व कर लेंगे। हम इस चीज को बच्चों बड़ी आराम से भाई सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पे भाई इसका जो आंसर आएगा वो दोस्तों हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पे हमें आंसर आता हुआ दिख रहा है, ये हमको लगता है कि इसका आंसर होगा, ठीक है साहब। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। सो डेल्टा टीवी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी आ जाना चाहिए। चलिए साहब, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बच्चों, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। द वेपर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें अब इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, हमें इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, ग्लूकोज और पानी के मिक्सचर का हमको वेपर प्रेशर पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो फॉर्मूले होते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के केस में बच्चों जो फॉर्मूले होते हैं उनको बच्चों याद रखना कि अगर हमारे पास बच्चों लिक्विड प्लस लिक्विड का केस होता है, अगर हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, अगर हमारे पास बच्चों दो लिक्विड्स हैं और ये लिक्विड क्या बना रहे हैं बच्चों, ये लिक्विड फ्रेंड्स हमारे क्या बना रहे हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो यहां पे बच्चों पी सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है पी सॉल्यूशन बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और अगर हमारे पास लिक्विड प्लस सॉलिड का फॉर्मूला होता है, लिक्विड प्लस सॉलिड मतलब हमने किसी लिक्विड में कोई सॉल्यूट डाल दिया, हमने बच्चों किसी लिक्विड में कोई सॉल्यूट डाल दिया, कोई सॉलिड चीज डाल दी है, तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला होगा पी सॉल्यूशन बराबर पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। यहां पे बच्चों जो फॉर्मूला होगा वो होगा पी सॉल्यूशन बराबर पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। ये भाई यहां पर फॉर्मूला लगता है। सो इस केस में ये फॉर्मूला लगेगा और उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर जो है, यहां पे ग्लूकोज एक सॉलिड चीज है, नॉन वोलेटाइल चीज है, उसको हम पानी में मिला रहे हैं। तो जब हम ग्लूकोज को बच्चों पानी मिलाएंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा उसके बारे में बात करते हैं। सो पी सॉल्यूशन बराबर पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब सवाल यह आता है कि पानी का वेपर प्रेशर कितना है, पानी का वेपर प्रेशर कितना है। इट्स अ वेरी गुड थिंग बच्चों, यहां पे पानी का वेपर प्रेशर दिया नहीं हुआ, बट यू शुड रिमेंबर कि 100 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो क्या है बच्चों, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। सो दैट मींस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या किसी भी बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा। तो यहां पे बच्चों जो वेपर प्रेशर होगा वो 760 टॉर, क्योंकि ऑप्शंस यहां पे टॉर पे हैं, तो 100 डिग्री पे पानी का वेपर प्रेशर, प्योर पानी का वेपर प्रेशर 760 टॉर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, 178.2 ग्राम ऑफ वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स 178.2 अपॉन 18 अपॉन 178.2 अपॉन 18 प्लस ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स 18 अपॉन 180 हो जाएंगे। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, सो 18 अपॉन 180 हो जाएगा। तो ये भाई हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, ये दोस्तों हमारा यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, ये भाई हमारा यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमारा बनेगा दोस्तों, ये जो दोस्तों हमारा यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व आउट करेंगे और सॉल्व आउट करने के बाद हमारा बच्चों यहाँ पे कार्यक्रम आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही भाई हम लोग को यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो ये भाई हम लोग का यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है। हम इस इक्वेशन को भाई आराम से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद बच्चों हमारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। तो जो मैं इसकी इक्वेशन को मैं बनता हुआ देख रहा हूं, 180 और 180 हो जाएगा यहां पर। तो फ्रेंड्स मेरा जो यहाँ पे कैलकुलेशन बच्चों जो कह रहा है, मेरा जो दोस्तों यहाँ पे जो कैलकुलेशन कह रहा है, मोस्ट प्रोबब्ली बच्चों यहाँ पे आंसर बी या फिर डी में से कोई एक होना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे गैस नहीं करना चाह रहा हूँ, हम इसको थोड़ा सा पेन चला करके देख लेंगे भाई क्या यहाँ पे आंसर आएगा।
बट ये यहाँ पर ओवरऑल चीजें रहेंगी, ठीक है। तो अब इसको मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा सो आएगा, बट ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है भाई, ये चीज यहाँ पर रहेगी। इसको करने का एक और तरीका भी है, क्योंकि आप देख रहे बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी होगी, कैलकुलेशन बच्चों थोड़ी सी गंदी होगी, तो यहाँ पे एक और तरीका भी, क्योंकि जब हम लोग पी सोल्यूशन निकालते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ऐसा ही गंदा सा इक्वेशन देखने को मिलता है। तो इसलिए एक और तरीका भी होता है जो हम बच्चों को बोलते हैं, आप डेल्टा पी निकालिए, आप डेल्टा पी निकालिए, डेल्टा पी निकालिए और उसको पी नॉट सॉल्वेंट में से कम कर दिए, इससे आपको पी सोल्यूशन मिल जाएगा। ये ज्यादा बेटर होता है। क्यों बेटर होता है बताता हूं। सो डेल्टा पी बराबर पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सल्यूट, इंटू एक्स सल्यूट, ये भाई हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अब पी नॉट सॉल्वेंट है 760 टॉर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्स सल्यूट। एक्स सल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। कितना सल्यूट डाला है, 18 ग्राम। 18 ग्राम मतलब 0.1 मोल ग्लूकोज है, ठीक है भाई, 0.1 मोल ग्लूकोज है, अपॉन 0.1 प्लस 178.2 अपॉन 18, ये भाई यहां पर चीजें रहेंगी। दोस्तों इस चीज को अगर हम देखते हैं, इस चीज को अगर हम देखते हैं तो ये चीज हमारी मोटी मोटी 10 हो जा रही है, ये चीज जो हमारी मोटी मोटी 10 हो जा रही है। तो ये जो वैल्यू बच्चों मोटी मोटी 10 है, ये डिनोमिनेटर बच्चों मोटा मोटा 10 हो जाएगा, ठीक है। सो 0.1 अपॉन 10, सो दैट कम्स आउट टू बी 760 इंटू 0.1 अपॉन 10, सो इट कम्स आउट टू बी नियरली 10, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, दैट इज 7.6, दैट इज 7.6। सो 7.6 की लोअरिंग होगी बच्चों, 7.6 की लोअरिंग होगी। तो हमें 760 टॉर में बच्चों, हमें 760 टॉर में 7.6 mm को कम कर देना है, ठीक है। ये हमारा भाई यहां पर सीन रहेगा। तो जब हम 760 टॉर में 7.6 mm को कम कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू होगी वो बच्चों हमारी नियरली, ये बच्चों हमारी आ जाएगी। जो हमारी दोस्तों वैल्यू होगी वो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, और यही बच्चों हमारा यहां पे इसका आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई रिकमेंड माई स्टूडेंट्स टू प्लीज गो बाय दिस मेथड। इस मेथड से जाइए, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहां पे बच्चों क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम सल्यूट प्लस सॉल्वेंट में सल्यूट को इग्नोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे सल्यूट प्लस सॉल्वेंट बच्चों, हम सल्यूट को इग्नोर कर सकते हैं। मोस्टली सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट की अधिक होते हैं, तो सल्यूट नेग्लिजिबल होता है, उसे आप इग्नोर करके कैलकुलेशन बड़ी इजी निकल जाती है। तो हमने डेल्टा पी निकाला, मतलब इतना वेपर प्रेशर कम होगा। प्योर पानी का वेपर प्रेशर 760 है, उसमें से 7.6 को कम कर देंगे तो सोल्यूशन का अब जो डिक्रीज होने के बाद वेपर प्रेशर होगा वो 760 माइनस 7.6, मतलब हमारा इतना बच्चों हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाई यहां पर सीन रहेगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी इतना, देन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है। ग्रेट। सो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमसे कंसंट्रेशन की भी चीजें पूछी जाती है। अब देखो कंसंट्रेशन में आपको क्या क्या करना है। आप चूंकि 12th क्लास में हो, आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी इन पे ध्यान देना है, मोलैरिटी पे ध्यान देना, नॉर्मेलिटी में बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। और थोड़ा सा जो यहाँ पर जो परसेंटेज टर्म्स होते हैं, परसेंटेज W/W, W/V, इन पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना। इन सब चीजों पे हमने ध्यान रखते हैं तो हमारा ये चीजें आराम से हो जाएगा। तो देखो इस सवाल को करते कैसे, इस तरह के सवाल को करते कैसे। हमें एक सोल्यूशन दिया गया है और उस सोल्यूशन की हमें ये डेटा दे दिया गया है, अब हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी। देखो इस तरह के सवालों को करने के लिए हम अपने बच्चों को जो शुरू से बताते हैं वो होती है बच्चों टेबल तरीका। हमें पहले यहाँ पे टेबल बनानी। क्या टेबल बनानी, हमें जो जो इंफॉर्मेशन सल्यूट की है उसको एक जगह लिखो, जो जो इंफॉर्मेशन सॉल्वेंट की है उसमें लिखो, और जो जो इंफॉर्मेशन सोल्यूशन की उसको लिखो। क्योंकि बच्चे लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेंसिटी सॉल्वेंट की है सल्यूट की, तो आपको पहले अपने आप को क्लैरिफाई करना है कि ये इसका दिया हुआ है, सो दैट कोई हौच-पौच ना हो। सो दोस्तों यहां पर हमें सल्यूट क्या दिया गया है, 120 ग्राम यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, हम सब जानते हैं। 1000 ग्राम पानी, पानी है, ठीक है। दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो बच्चों सोल्यूशन जो तैयार हो रहा है उसकी डेंसिटी है 1.15 ग्राम। सोल्यूशन की डेंसिटी है ये 1.15 ग्राम। अब बच्चों देखो अगर आपके पास सल्यूट का वेट है, सॉल्वेंट का वेट है, तो सोल्यूशन का भी वेट आ जाएगा। सोल्यूशन का वेट बच्चों 1120 ग्राम होगा। यस, हमारे पास बच्चों सोल्यूशन का वेट 1120 ग्राम है, हम तुरंत देखते ही बता देंगे। सल्यूट सॉल्वेंट का वेट मिलाकर के सोल्यूशन का वेट इतना हो जाएगा। अब गाइस अगर हमारे पास सोल्यूशन का वेट है, सोल्यूशन की डेंसिटी है, तो हम बच्चों सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, वेट अपॉन डेंसिटी। वेट अपॉन डेंसिटी करके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, वेट अपॉन डेंसिटी करके वॉल्यूम ऑफ बच्चों सोल्यूशन आ जाएगा।
और ये जो बच्चों सोल्यूशन का वॉल्यूम है, इससे हम लोग आगे की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 चीजें बच्चों निकल आई हैं। ठीक है, ग्रेट। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं सवाल में, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। हमको क्या पूछ रहा है बच्चों, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये होता है। हमारे पास कितना सल्यूट है, सल्यूट कितना है बच्चों, 120 ग्राम यूरिया है। हमारे पास भाई कितना सल्यूट है, 120 ग्राम यूरिया। 120 ग्राम बच्चों हमारे पास यूरिया है। 120 ग्राम यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 2। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 120 ग्राम यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स होगा 2। सो वी हैव 2 मोल ऑफ यूरिया। ग्रेट, हमारे पास बच्चों 2 मोल यूरिया के हैं। वॉल्यूम कितना होगा, यहां पे आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1120 अपॉन 1.15। ये हमारे पास बच्चों वॉल्यूम है। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, ये वॉल्यूम किसमें बच्चों, ml में है। ये वॉल्यूम ml में है, तो इस वॉल्यूम को बेटा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। आंसर बच्चों अपने सामने होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते लगे हाथों। सो दैट कम्स आउट टू बी 3.30, साथ में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 1120, दैट कम्स आउट टू बी 33300 अपॉन 1120। सो ये वैल्यू बच्चों जस्ट बच्चों 3 से थोड़ी कम आ रही है। 3 से बच्चों नियरली बच्चों ये वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी। सो ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पर परफेक्ट दिख रहा है। हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे मार्क करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सो टेबल बनाइए बच्चों, टेबल बनाइए। एग्जाम में एकदम अपने आप को क्लैरिफाई करिए कि ये सल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का है। ये बच्चे लोग इसी में ही गलती कर देते हैं, डेंसिटी सॉल्वेंट की है, सोल्यूशन की। ये बहुत बड़ी गलती होती है। डेंसिटी को लेकर के बच्चे लोग काफी गलतियां करते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज 0.8 atm। अच्छी बात है। When non-volatile solute B is added to A, the vapor pressure drops to 0.6 atm। Yes, यही होता है। सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल चीजें, सॉल्वेंट में सल्यूट डालने पे, सॉल्वेंट में सॉलिड चीज डालने पे वेपर प्रेशर कम होता है। ये उसका परफेक्ट एग्जांपल है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना है, जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर इतना ड्रॉप हो गया। नाउ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों यहां पर जो केस है वो कौन सा केस है, लिक्विड प्लस लिक्विड का केस है, लिक्विड प्लस सॉलिड का केस है। यहां पे लिक्विड प्लस सॉलिड का केस है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट है। तो ये बच्चों वेपर प्रेशर वाले टॉपिक में सॉलिड प्लस लिक्विड का केस है। सॉलिड प्लस लिक्विड के केस में कई फॉर्मूले होते हैं। जो मुझे फॉर्मूला पसंद है वो ये होता है, डेल्टा पी बराबर पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सल्यूट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने यही फॉर्मूला यूज किया था, अभी फिर यूज कर रहा हूं, यही फॉर्मूला यूज करिए। डेल्टा पी बराबर पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सल्यूट। हम इसको बच्चों यहां पर प्रेफर करेंगे। अब डेल्टा पी की बात करते हैं, मतलब कितना डिक्रीज हुआ है, वेपर प्रेशर कितना बच्चों डिक्रीज हुआ है। सो 0.6 atm पहले था, अब 0.8 atm पहले था और अब बच्चों 0.6 हो गया। सो डिक्रीज जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो 0.2 atm की है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 0.80 atm था। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बच्चों सॉल्वेंट हो जाएगा 1/4। अब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बच्चों अगर 1/4 है तो बच्चों सल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी यहां पर जो गलती होगी, यहां पर जो है ये सल्यूट है। डेल्टा पी के फॉर्मूले में एक्स सल्यूट होता है ये, ठीक है। हमको भाई लगा कि यार सॉल्वेंट कम कैसे हो गया। तो दोस्तों जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है वो 1/4 हो गया, 0.25 हो गया। हमसे पूछा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन। बच्चों व्हाट इज ए? ए है क्या बच्चों? ए हमारा है लिक्विड। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज 0.8 व्हेन नॉन वोलेटाइल सल्यूट बी। तो सल्यूट है बच्चों बी, बी क्या है बच्चों? सल्यूट है। तो ए क्या है हमारा? सॉल्वेंट है। तो ये हमने जो निकाला है किसका निकाला है बच्चों? सल्यूट का निकाला है, बी का निकाला है। ये हमने मोल फ्रैक्शन किसका निकाला है? बी का निकाला है। अब अगर बी का मोल फ्रैक्शन इतना है तो बच्चों सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। XA प्लस XB बराबर 1 होता है। सो अगर बच्चों सल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1/4 है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 3/4 होएगा। सॉल्वेंट का बच्चों मोल फ्रैक्शन 3/4 होगा। तो इस सवाल का बच्चों जो सही आंसर हमें लगता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट ए जो है बच्चों हमें लगता है 0.75 यहां पर होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे आते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस द वन हैविंग द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट
इन 4 सॉल्यूशन में से किसका बच्चों बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा? ये एक बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों। पानी में जब हम सॉल्वेंट डालते हैं दोस्तों, जब हम पानी में सल्यूट डालते हैं, आई एम सो सॉरी पढ़ाते पढ़ाते कई बार मिसिंग चीजें हो जाती है। तो जब हम पानी बच्चों कोई भी सल्यूट डालते हैं तो फ्रेंड्स पानी में सल्यूट डालने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। पानी में सॉलिड नॉन वोलेटाइल चीजें डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो हमसे पूछ रहे हैं किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? बच्चों हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जो अधिक संख्या में मौजूद है, जहां पे हमने पानी में अधिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की। अगर पानी में ज्यादा सल्यूट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सल्यूट है सबकी कंसेंट्रेशन सेम है। कंसेंट्रेशन अगर सेम है तो ऐसे में हमको क्या देखना होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई देखना है। जिस केस में बच्चों आई अधिक है, जिस केस में आई अधिक है वहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा, डेल्टा टी भी अधिक होगा। अगर डेल्टा टी भी अधिक है मतलब बॉइलिंग पॉइंट अधिक बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा अधिक मतलब बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा। ये चीज है। सो जिसका बच्चों आई अधिक है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। और आंसर बच्चों यहां पर सीधे सीधे ये दिख जा रहा है, हमने इसको कई बार अभी अभी किया हुआ है। सो ये जो बंदा है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका आई बच्चों 5 है, इसका आई 5 है। तो इसमें बच्चों आई मैक्सिमम है तो डेल्टा टी भी अधिक होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चों अधिक ही आएगा। इसका आई 5 है, इसका 3 है, इसका 2 है और इसका भी 2 है। तो डी बच्चों यहां पे करेक्ट आंसर है। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया फ्रीजेस एट इतना, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया सोल्यूशन हमसे पूछा बच्चों। अगेन अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरह का सवाल देखा था, डेल्टा टी एफ डेल्टा टीबी का रेशियो वाला सवाल, आराम से हो जाएगा। चलिए अब इस पे आते हैं बच्चों, ये सवाल पे आते हैं। देखिए बच्चों हेनरीज लॉ के ऊपर आते हैं। देखिए यहां पर बच्चों 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जा रही है। 2 प्रॉब्लम बच्चों, हेनरीज लॉ के 2 एप्लीकेशन के बारे में बात की जा रही है। बच्चों देखिए 2 प्रॉब्लम्स, 2 चीजें जिसके बारे में हमें एनसीईआरटी में बताया गया है उसके बारे में बात करते हैं। जब कभी भी बच्चों जमीन में रहने वाले लोग, जमीन मतलब प्लेन्स में बच्चों रहने वाले लोग, जैसे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहां के लोग बच्चों जब कभी भी बच्चों हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन्स पे जाते हैं, लेट से वो लोग कभी मनाली चले गए या बच्चों लेट से वो लोग और ऊपर चले गए, लेह लद्दाख चले गए, स्पेशली लेह लद्दाख के एरिया में अगर हम बात करें तो जब ग्राउंड्स में रहने वाले, प्लेन्स में रहने वाले लोग जब बहुत ही हाई एटीट्यूड वाली जगहों पर जाते हैं, लेह लद्दाख चले जाते हैं, तो चूंकि हाई एटीट्यूड वाली प्लेसेस में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम होता है और ऑक्सीजन का प्रेशर जब कम होता है तो हमारी बॉडी को बच्चों उतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, हमारे ब्लड में उतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिसकी उसको आदत है। तो ऐसे केस में बच्चों ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलने के कारण ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो टेम्परेरी मोमेंट के लिए बच्चों थोड़ी सी डिविएट हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में हमको बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स फीलिंग होने लगती है, हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगता है और कई बार नाक वाक से बच्चों खून भी आने लगता है। बॉडी बताती है कि भाई हम फील अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज का सोल्यूशन हम लोग हमेशा लोगों को यही कहते हैं कि कभी भी आप माउंटेनियरिंग कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपने आप को अक्लाइमेटाइज होते हुए जाइए, आप अपने आप को एनवायरनमेंट में ढालते हुए जाइए। अचानक से बॉडी को शॉक मत दीजिए कि हम एक यहाँ से यहाँ चले गए। सो अगर आपको लेह लद्दाख जाना है, कभी भी बच्चों एयर जर्नी बेटर नहीं होगी क्योंकि उसमें आपकी बॉडी शॉक में चली जाती है। अचानक से आपकी बॉडी को एकदम एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में ढकेल दिया। धीरे धीरे जाइए, पहले दिल्ली से निकलिए, चंडीगढ़ में रुकिए, फिर चंडीगढ़ से थोड़ा आगे रुकिए। सो यू शुड टेक 7-10 डेज का टाइम लेते हुए जाइए तो उससे बॉडी को टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो बच्चों चीज होती है इसे कहते हैं एनॉक्सिया। इस सिचुएशन को कहते हैं एनॉक्सिया। जब अचानक से हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो इसे कहते हैं एनॉक्सिया। दूसरी चीज होती है कि जब हम लोग कभी स्कूबा डाइव करते हैं, जब हम लोग कभी भी अचानक से बच्चों जमीन से बच्चों पानी में उतरते हैं वाटर लाइफ को देखने के लिए, तो हम साथ में बच्चों ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। अब जो पानी के अंदर जाते हैं, जब हम लोग 10 फीट 20 फीट 30 फीट तक जब बच्चों पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर का प्रेशर बहुत अधिक होता है। हाई प्रेशर होने पे, हाई पार्शियल प्रेशर होने पर बॉडी ज्यादा गैस को एब्जॉर्ब करेगी, ब्लड में ज्यादा बच्चों ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी। ज्यादा प्रेशर पे चीजें ज्यादा डिसॉल्व होती हैं, गैस ज्यादा डिसॉल्व होती है। जैसे कि पेप्सी कोला की बोतल को बहुत प्रेशराइज वे में बॉटलिंग की जाती है। सो अगर बच्चों ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, अच्छी बात है, चलो सही है। लेकिन अब उसके बाद जब आप नीचे से ऊपर आते हैं, जब आप पानी से ऊपर आते हैं, तो वही ऑक्सीजन जो डिसॉल्व हुई है, क्योंकि अब आपने प्रेशर को कम कर दिया, अब आप ऊंचाई पे आ गए, नॉर्मल प्लेन्स पे आ गए,
तो प्रेशर कम हो गया तो जो भी बच्चों गैस हमारे ब्लड में डिसॉल्व वो बाहर आती है, और बाहर आती है तो ऐसे केस में बच्चों कुछ ऑक्सीजन के बबल्स वेन्स वगैरह में बच्चों फंसने लगते हैं। उसके कारण से एक सिचुएशन, एक हमको प्रॉब्लम से बच्चों फील होते हैं, उस प्रॉब्लम को कहते हैं बेंड्स, दैट इज कॉल्ड बेंड्स। सो बेंड्स कब होता है? जब हम पानी से ऊपर आते हैं, अचानक से स्कूबा डाइव करके ऊपर आते हैं, तो ब्लड में जो भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो कई बार थोड़ा बहुत बबल्स बबल्स बन के निकलती है, तो उससे बच्चों प्रॉब्लम आती है। इसको डिविएट करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन जो भी यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा हीलियम बच्चों मिला देते हैं। हीलियम डाइल्यूटेड ऑक्सीजन को बच्चों हम लोग इनहेल करते हैं, तो उससे चीजें थोड़ी सी बेटर रहती हैं। ठीक है, ये चीजें। सो बेंड्स और एनॉक्सिया की बात हो रही है। सो लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, किस कारण से है? इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज ड्यू टू बच्चों लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों यहाँ पर रीजन है। यहाँ पर लो टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर कम होने से तो गैस अधिक डिसॉल्व होती है, ठीक है, तो वो नहीं होगा। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों यहाँ पे रहेगा, बी आंसर बच्चों यहाँ पर सही है। An aqueous solution of urea freezes at इतना, then the boiling point बार बार रिपीट हो रहा है। ये बच्चों चीजें स्लाइड बच्चों रिपीट होगी। चलिए आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। सो स्लाइड बनाते समय कई बार जब पेस्टिंग हो रही होती तो गलतियां हो जाती है, कोई बात, गलतियां नहीं है, एक ओवर रिपीटिशन हो गया चीजें। चलिए, सो इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर MgCl2 की बात करें। सो ग्लूकोज की तुलना में MgCl2 में जो डिप्रेशन होगा, जो बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज समझिए कि दोनों सोल्यूशन की जो मोलारिटी बच्चों सेम है, ठीक है, बट यहां पे जो सोल्यूशन है, जो सोल्यूट है हमारे पास, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, उसका I1 होता है, और MgCl2 एक सॉल्ट है। सॉल्ट है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका I3 है। सो MgCl2 की उतनी ही कंसेंट्रेशन सोल्यूशन में अधिक पार्टिकल्स जनरेट करेगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पार्टिकल की संख्या पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं। ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल है, मैग्नीशियम आयन छोटा, उससे नहीं मतलब, हमें संख्या से मतलब है। सो MgCl2 के सोल्यूशन में पार्टिकल की संख्या, आयंस की संख्या अधिक होगी, और संख्या अधिक होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अधिक होगी। सो यहां पे फ्रेंड्स क्या होगा, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट MgCl2 में होगा वो अधिक होगा, हायर होगा। सो MgCl2 का बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा कम होगा, ठीक है, तो ये चीज है। इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ MgCl2 विल बी हायर, और कितना हायर? 3 टाइम्स, क्योंकि इसका I3 है, ग्लूकोज का I1 है, सो 3 टाइम्स। At certain temperature the vapor pressure of pure water is इतना, and that of a very dilute urea solution is इतना, the molarity of the solution। अब बच्चों ये बहुत बेसिक सा सवाल है, सीधे सीधे बच्चों हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे और आराम से बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल को करने की हमें कोई यहाँ पर दिक्कत है। एक छोटी सी चीज यहाँ पर हमको ध्यान देनी है कि जो फॉर्मूला होता है बच्चों, उसमें जो यूज होता है टर्म होता है मोल फ्रैक्शन, बट यहाँ पे हमसे जो पूछी जा रही है वो है मोलैरिटी। तो ये एक चीज यहाँ पर सीखने लायक है, बट अदरवाइज फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी कैसे निकालें वो बच्चों एक चीज है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस कराना चाहूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी वेपर प्रेशर की चीजें आती हैं, आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये लिक्विड प्लस लिक्विड का केस है या लिक्विड प्लस सॉलिड का केस है। हम यहाँ पर पानी और यूरिया का सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, तो बच्चों ये जो केस है ये सॉलिड प्लस लिक्विड का केस है। अच्छा, सॉलिड प्लस लिक्विड का केस है, तो जो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? मेरा फॉर्मूला डेल्टा P बराबर P0 सॉल्वेंट इंटू X सॉल्यूट। मुझे ये फॉर्मूला पसंद है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। इन एट सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना और यूरिया सोल्यूशन का इतना है। सो यूरिया सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.5 mm कम है। यूरिया का बच्चे जो वेपर प्रेशर है वो 0.5 mm कम है, और प्योर पानी का वेपर प्रेशर 25 mm है। प्योर पानी का वेपर प्रेशर 25 mm है। एंड एक्स सल्यूट बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सल्यूट है उसके बारे में बात करते हैं, वो ये होगा हमारा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट जो है वो हमारा आ जाएगा 0.5/25, एंड दैट कम्स आउट टू बी 5/250, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1/50। ये हमारा बच्चों 1/50 आ जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट जो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया है, दैट वुड बी 1/50।
यूरिया का बच्चों मोल फ्रैक्शन 1/50 है। 1/50 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 0.02। ये बच्चों हमारा 0.02 निकल करके आता है। अब इससे हमको मोलालिटी निकालनी। नाउ दैट्स द चैलेंजिंग पार्ट, और आई शुड से इट्स अ गुड पार्ट, इट्स अ इंटरेस्टिंग पार्ट। अब कैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी निकालेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कभी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है उससे अगर हमें दूसरी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है तो कैसे निकालना है। देखो, मोल फ्रैक्शन क्या बताता है? मोल फ्रैक्शन बताता है कि 1 मोल टोटल सोल्यूशन में गिवन चीज के कितने मोल है। तो अगर मोल फ्रैक्शन यूरिया का 0.02 है, इसका मतलब क्या है कि अगर सोल्यूशन में टोटल मोल अगर सोल्यूशन में टोटल मोल 1 है तो इन 1 मोल में यूरिया के मोल 0.02 मोल होंगे और पानी के मोल 0.98 होंगे। सो ये इस रेशियो में चीजें मिलाई गई हैं कि इन 1 मोल टोटल सोल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस इज गोइंग टू बी 0.02। अब अगर गिवन सब्सटेंस के 0.02 मोल है, टोटल मोल 1 है, तो बची हुई चीज कितना होगा? 0.98 होगी ये चीज। अब बच्चों, आपके पास यूरिया के मोल आ गए तो आपके उसके पास उसका वेट भी आ गया है, क्योंकि मोल से वेट भी आ जाता है और उससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास यूरिया के मोल हैं 0.02 और पानी के मोल हैं 0.98। अगर बच्चों यूरिया के 0.02 मोल हैं और ऐसे में अगर हमसे इसका वेट पूछते तो बेटा इसका वेट हो जाएगा 0.02 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 60, जो आएगा सो आएगा 120 आएगा, सो 1.2 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 120 आएगा बच्चों, 1.2 ग्राम आ जाएगा। ये दोस्तों यहां पर चीजें रहेंगी। सो 1.2 ग्राम यूरिया का वेट है। कोई हमसे पूछे पानी का वेट कितना होगा, तो बेटा 0.98 इंटू 18, लमसम ये 18 ग्राम ही आएगा। लमसम बच्चों ये 18 ग्राम के आसपास ही आएगा ये चीज। सो हमारे पास पानी का वेट आ गया, हमारे पास यूरिया के वेट आ गया, मोल है सब कुछ ये चीज। अब यहां से मोलालिटी कैसे निकालें? तो गाइस, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये भाई मोलालिटी का फॉर्मूला है। हमारे पास यूरिया के मोल कितने? 0.02 मोल। यूरिया के मोल कितने? 0.02 मोल है। सॉल्वेंट का वेट कितना है बच्चों? लमसम 18 ग्राम है। सो 18 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 18/1000। ये दोस्तों यहां पर चीजें आएंगी। अब जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अराउंड 20/18। ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 20/18 होगी, एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी अराउंड इतनी बच्चों ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे बच्चों जो आंसर आएगा वो अराउंड 1.1111 निकल करके आएगा। इस तरीके से भाई हमारा यहाँ पे काम होगा। ठीक है, तो हमने पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन हमें क्या बताता है कि 1 मोल में जो भी चीज मोल फ्रैक्शन है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन है, उसके कितने मोल मौजूद है, सीधी सी बात। सो ये बहुत ही बच्चों कॉमन चीज होती है कि हमें मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी और मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना आता है। बहुत ही कॉमन चीज होता है, ये चीजें बच्चों आप याद रखिए। ठीक है, तो हम बोलते हैं हमेशा चीजों को कि आपको जो चीज दिया गया उसको डिफाइन करो, उसको समझो, उसका मतलब क्या है, फिर उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करो और उससे जो चीज निकालनी है उसके फॉर्मूले में उन डेटा को पुट करो। ये तरीका होता है। अगर आप कंसंट्रेशन टर्म के कंसेप्ट में थोड़े से वीक हैं तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका एक बहुत ही प्यारा सा मैं आपको वीडियो अपना लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें आप एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, 20-25 मिनट का वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो बच्चों आप बहुत आराम से चीजों को सीख जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग आते हैं। अ नॉन आइडियल सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ml क्लोरोफॉर्म एंड 50 ml एसीटोन, देन द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर हमसे पूछ रहा है क्या होगा। बहुत ही प्यारी चीज बच्चों। आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिनमें फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है? पी सोल्यूशन बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स, पी सोल्यूशन बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। ये हमारा राउट्स लॉ का फॉर्मूला है। वो कंपोनेंट्स जो ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं वो उन्हें कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। लेकिन हर जगह ये फॉर्मूला फॉलो नहीं होता है। कहीं पर भी अगर पी सोल्यूशन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं है तो उनको कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक जहां पर पी सोल्यूशन अधिक होता है, जहां पर पी सोल्यूशन अधिक है तो उन्हें कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन, और दूसरा जिनमें पी सोल्यूशन कम है, जहां पे कम है उन्हें कहते हैं नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है यहां पर क्या सीन होगा, यहां पे बच्चों क्या सीन होगा। तो गाइज, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं
उनके बीच में बच्चों बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होती है, बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होती है। कंपोनेंट्स एक दूसरे को बहुत तगड़े से बच्चों अटैच करते हैं, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के प्लस चार्ज से बॉन्ड बना लेता है। सो यहां पर कंपोनेंट्स के बीच में बॉन्डिंग तगड़ी है। अगर कंपोनेंट्स के बीच में बॉन्डिंग तगड़ी है तो इनको इवापोरेट करना, इनको गैस में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है कम होता है। वेपर प्रेशर कम है, पी सोल्यूशन कम होगा। पी सोल्यूशन अगर कम है, अगर बच्चों पी सोल्यूशन कम है, बॉन्डिंग तगड़ी है, कंपोनेंट्स के बीच में बच्चों बॉन्डिंग तगड़ी है, पी सोल्यूशन कम है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन, और नेगेटिव डिविएशन के केस में डेल्टा एच, डेल्टा वी और पी सोल्यूशन तीनों ही बच्चों कम होते हैं। ठीक है, तो याद रखो बच्चों, पानी प्लस नाइट्रिक एसिड, पानी प्लस HCl, ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। फिनॉल प्लस एनिलीन नेगेटिव डिविएशन बच्चों शो करते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन नेगेटिव डिविएशन बच्चों शो करते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ये भी बच्चों नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। तो ये सब बच्चों जो बंदे हैं, ये सब नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल हैं। और अगर नेगेटिव डिविएशन है तो डेल्टा वी, डेल्टा एच एंड पी सोल्यूशन सब कुछ नेगेटिव होगा। तो देखो सीन क्या होगा, 30 ml में आपने 50 ml मिलाया तो होना चाहिए वॉल्यूम कितना, 80 ml, बट चूंकि सोल्यूशन नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है तो जो वॉल्यूम आएगा वो 80 ml से कम होगा। वॉल्यूम जो होगा बच्चों वो 80 ml से कम होगा। सो 80 ml की तुलना में कम है, सो वॉल्यूम इज लेसर देन 80 ml। ये दोस्तों यहां पर सीन होगा। हमें ऑप्शन नंबर बी बच्चों बेटर लग रहा है। ठीक है, तो प्लीज 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 एक और बार बोल रहा हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, हम जब सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों को पढ़ाते थे तो बोलते थे पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल्स को एनसीईआरटी से अपनी स्कूल किताब से याद कर लो। याद कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल को याद कर लो। एजियोट्रॉप की डेफिनेशन को याद कर लो। एजियोट्रॉप क्या होता है? एजियोट्रॉप वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है जहां पर कंपोजिशन लिक्विड फेज और गैसियस फेज में सेम होता है, जहां पर x से बराबर y होता है। सीधी सी बात। एजियोट्रॉप को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों एजियोट्रॉप है। इसको भी बच्चों डेफिनेशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, काम आएगा। मैंने क्या बोल रहा हूं बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल और एजियोट्रॉप। इस पे मैंने पढ़ाते समय भी फोकस करने को बोला था, फिर बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर भाई ये हो जाएगा। दोस्तों रिवीजन का सबसे बेहतरीन तरीका, एक चीज याद रख लीजिए, देखिए अब आपका एग्जाम का मौसम चल रहा है। अभी टर्म 1 एग्जाम है, फिर जेई मेन होगा, फिर टर्म 2 एग्जाम होगा, फिर जेई एडवांस होगा, फिर नीट होगा। सो बच्चों पूरा एग्जाम का सीजन। रिवीजन का बच्चों सबसे बेहतरीन तरीका होता है सवालों की प्रैक्टिस। लोग थ्योरी पढ़ते नहीं, हम बच्चों को कहते हैं थ्योरी मत पढ़ो, अपने नोट्स मत रिवाइज करो, अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए। जो हमने एक एक दो दो पन्ने के बच्चों नोट्स बनवाए थे बच्चों को, वो रिवाइज करने होते हैं। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो प्लीज अभी बनाइए। आप डिटेल में अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हम लोग की कोचिंग में आकर के भी सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं। ऑफलाइन में आकर के ये सब चीजें हम लोग बच्चों से बनवाते हैं, आप आके सीख सकते हैं चीजें। नहीं आ सकते तो बच्चों सीधे सीधे जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करिए। हर एक चैप्टर का 2 पन्ने का नोट्स आप बनाइए, जिसको कि आप एग्जाम के जस्ट पहले आप रिकॉल कर सके, सो दैट आप एग्जाम टाइम में पैनिक ना हो। एग्जाम टाइम में अगर पैनिक हुए सारा गेम खत्म। एक चीज समझिए बच्चों, एक चीज समझिए, प्रिपरेशन का जो खेल होता है बच्चों, वो प्रिपरेशन के साथ साथ मैनेजमेंट भी होता है। आप अपने आप को प्रिपरेशन के दौरान कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत बड़ी बच्चों कला है। जो बंदे अपने आप को मैनेज नहीं करते वो बच्चों लास्ट मोमेंट पे पैनिक कर जाते हैं और पैनिक करके अपने आप को गिव अप कर देते हैं कि इस साल सिलेक्शन नहीं होगा। और जिस दिन हमारे मन में पहला थॉट आता है कि इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, इस साल अच्छा नहीं होगा, आप एक लूजर की तरह सोचना शुरू कर देते हैं और आपके रिजल्ट भी बच्चों लूजर वाले आते हैं। सो प्लीज थिंक लाइक अ चैंपियन। चैंपियन की तरह बच्चों थिंक करिए। डेली के छोटे छोटे गोल्स बनाइए। मैं एक चैंपियन हूं तो मैं चैंपियन की तरह ही एक्ट करूंगा। मैं एक टॉपर हूं तो मैं टॉपर की तरह एक्ट करूंगा। टॉपर टाइम वेस्ट नहीं करता है। टॉपर डेली अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। टॉपर एग्जाम टाइम में भी टॉपर की तरह बिहेव करेगा। कैसे एग्जाम टाइम में टॉपर की तरह बिहेव करेगा? उसने बहुत इनॉर्मस प्रैक्टिस कर रखी है, अपने नोट्स को बच्चों बना करके रखा हुआ, शॉर्ट नोट्स जो सर ने बोला हुआ है, शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। हर चैप्टर के 20-25 सवाल बच्चों छांट करके रखिए जो आपने एग्जाम टाइम में रिवाइज करने। मैं इन सवालों को रिवाइज करूंगा। और सुन लीजिए, क्योंकि एग्जाम का मौसम आ रहा है बच्चों, अभी से भी पढ़ना शुरू करोगे ना, देयर इज नेवर टू लेट। लाइफ बहुत लॉन्ग है यार, बहुत सारे एग्जाम आपको देने, बहुत सारे एग्जाम देने।
ये भी सोचिए प्रिपरेशन के साथ साथ कि आगे आने वाले समय में क्या क्या मेरे पास हर्डल्स आएंगे। सबसे बड़े हर्डल होते हैं आपके स्कूल वाले, एंड मोमेंट पे आपको प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल चेप देंगे। ऐसे मौकों पे मुझे कैसे बिहेव करना होगा, उन मौकों के लिए मुझे तैयार रखना है। कैसे तैयार रखेंगे, कैसे तैयार रखेंगे? हमें पता होनी चाहिए बच्चों कहां कहां पे कुछ कुछ चीजें मिल सकती हैं। सीनियर से कॉपी वगैरह बात करके रखी हुई कि दीदी आप लोग के यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट आया था, पहले से बात करके रखे हुए, क्या वो फाइल दोबारा लग सकती है, क्या वो कॉपी कर सकते हैं, क्या वो सब चीजें पहले से प्लान आउट करके रखे रही, सो दैट लास्ट मिनट पे हम पैनिक ना करें। महेंद्र सिंह धोनी को देखा है ना, कितना कूल रहता है यार, कितना कूल रहता है। कूल क्यों रहता है? मैच से पहले ही मैच के बारे में सारी चीजों को सोच रखता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सब कुछ बच्चों प्रिपेयर रहता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज। छोटे छोटे एफर्मेशंस बच्चों लीजिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उनको डेली लेवल पे कंप्लीट करिए। आदतें बनाइए बच्चों, अच्छी आदतें बनाइए, और बिहेव लाइक अ चैंपियन। चैंपियंस बोरिंग होंगे, चैंपियंस बोरिंग होते हैं, चैंपियंस आर नॉट इंटरेस्टिंग, चैंपियंस आर बोरिंग, देयर लाइफस्टाइल इज बोरिंग, बट दे आर ट्रस्टवर्दी। ठीक है, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। खैर चलिए, उसके बारे में बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। अभी जो छोटी सी चीज थी उसके बारे में बात करते हैं। प्लीज, जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं उनका बच्चों बहुत ज्यादा रोल होता है। एक बच्ची हमको एग्जाम टाइम में बोल रही है कि सर मैं अभी नोट्स बनानी शुरू करूँ। मैंने उसको जवाब ही नहीं दिया, मैं क्या जवाब दूं यार? जो चीज तुमको 3 महीने पहले करनी तुम एग्जाम टाइम में करी, क्या जवाब दूं? बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस बच्ची ने कम से कम अभी शुरुआत की, टर्म 2 एग्जाम में ये आदत उसकी पड़ जाए। देयर इज नेवर टू लेट, बट लास्ट मोमेंट पे बच्चों चीजें पैनिक करके फिर क्या कोई करेगा चीजें। ठीक है, चलिए ओके यहां पे आते हैं। सो इफ अ सर्टेन टेम्परेचर, if at a certain temperature the vapor pressure of pure water is इतना। अरे ये तो वही, अरे बार बहुत ज्यादा, ये तो वही सवाल है बच्चों। इसका आंसर 1.11 है, अभी हमने देखा था। चलिए यहाँ पे आते हैं। So 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 60 ग्राम ऑफ वाटर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहा है। चलो एक ऑस्मोटिक प्रेशर का भी सवाल ले लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में एकदम I बराबर ICRT। ग्लूकोज हमारा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनके लिए I1 होता है। C की वैल्यू कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 3/180 इज डिसॉल्व्ड इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, बट सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। हम भाई यहाँ पर पानी के ही वॉल्यूम को ले लेते हैं। 60 ग्राम पानी का जो वॉल्यूम होगा वो 60 ml होगा। पानी की डेंसिटी 1 होती है, तो 60 ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60/1000। So we have molarity, number of moles upon volume of solution in liter, although it is a volume of solvent, but क्या करें, solution की डेंसिटी नहीं दी गई। solution की डेंसिटी दी जाती तो हम 60 + 3 वेट ऑफ सोल्यूशन को डेंसिटी से डिवाइड करके वॉल्यूम निकाल लाते, बट नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम सॉल्वेंट की वॉल्यूम को सोल्यूशन का वॉल्यूम मान लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स आर 0.0821 एंड T 15 डिग्री 288 केल्विन। ठीक है भाई, ये हमारा आ गया एटीएम में। बच्चों ये हमारा आ गया एटीएम में, ये हमारा भाई एटीएम में आंसर आएगा। इस चीज को थोड़ी सी गंदी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जो बच्चे इस गंदी कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए करेंगे सर इसको कैसे बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करेंगे, तो बच्चों प्लीज याद रखो 0.0821 इज 1/12। बच्चों 0.0821 हमारा 1/12 भी होता है। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये यही वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है, तो इससे भी हमारा यहाँ पर काम हो सकता है। ठीक है, इससे भी भाई हमारा काम यहाँ पर हो जाता है। चलिए, सो 0.0821 को 1/12 करके अब इसको सॉल्व करिए, तो शायद बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। चलिए आते हैं बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। The concentration in gram per liter of a solution of cane sugar which is isotonic with solution containing 6 gram urea। isotonic क्या होते हैं बच्चों? 3 टर्म होते हैं। there is one term called isotonic, there is another term called hypertonic and there is another term called hypotonic। isotonic solutions वो solutions होते हैं जिनका osmotic pressure सेम होता है। hypertonic solution वो होता है जिसका osmotic pressure अधिक होता है, अधिक hypertension। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। ठीक है, जब हम ब्लड सेल्स को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो श्रिंक कर जाती हैं,
जब हम ब्लड सेल्स को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते तो वो स्वेलिंग उनमें आ जाती है बच्चों, ठीक है, और आइसोटोनिक सोल्यूशन में उनका शेप सेम रहता है। सो बॉडी के अंदर जितने भी इंजेक्टेबल्स हैं, जितने भी इंजेक्शंस हैं, दे शुड बी आइसोटोनिक विद ब्लड, ठीक है। सो द कंसेंट्रेशन ऑफ केन शुगर which is isotonic with solution containing 6 ग्राम यूरिया इस हमसे पूछ रहा है भाई क्या है, ठीक है, ये चीज। ओके, तो बच्चों यहां पे हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया होना चाहिए। वी आर अज्यूमिंग दैट द सॉल्यूशन इज 1 लीटर, ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज 60 लीटर। अच्छा, मोलर मास को भी देखिए यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो 60 ग्राम होना चाहिए 60 पर लीटर, तो या तो कंसंट्रेशन बोलते हैं 60 पर लीटर है, बट मोलर मास तो सिर्फ एक नंबर होता है, उसमें पर लीटर लगा करके चीजें थोड़ी सी गलत हो गई। तो थोड़ा सा बच्चों सवालों में हमको बेटर नहीं, जो इन्फॉर्मेशन जैसी होनी चाहिए वो हमको नहीं दे रहे, बट एनीवेज चूंकि मैं इस सवाल में बच्चों कुछ गड़बड़ियां पा रहा हूं, सो पाई 1 बराबर पाई 2 कर देंगे, पाई 1 बराबर पाई 2 कर देंगे, ICRT अपॉन ICRT कर देंगे, RT कट जाएगा, आई यूरिया बच्चों जो है वो तो 1 ही होता है, आई यूरिया 1 होता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, आई केन शुगर भी 1 होता है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर, कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर, बाय द वे केन शुगर इज बच्चों बेसिकली सुक्रोज होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 342 है। हम यहां पर इस वर्ड पे लेकर के बच्चों थोड़ा सा सवाल वालों से आपत्ति कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, बट 60 पर लीटर थोड़ा सा गलत वर्ड हो जा रहा है, या तो ये बोलिए कि कंसंट्रेशन 60 पर लीटर है, 60 ग्राम इन पर लीटर है, तो ये थोड़ा सा हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। उससे आंसर बच्चों 2 अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, सो 3.42 एंड 34.2 में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हम इस सवाल में बच्चों एक क्वेश्चन रेज करें कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इसीलिए हम इसमें अपना ओपिनियन नहीं देना चाह रहे हैं। चलिए, बट आइसोटोनिक का जो कंसेप्ट है वो हमने आपको बता दिया, ऐसी चीजें बच्चों एग्जाम में नहीं होती हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम इज इतना, देन द एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, सीधा सीधा बच्चों डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू एम हम लोग लगा लेंगे। अगर हमको ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज के लिए आई बच्चों 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड बच्चों है क्वेश्चन, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर, किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? अब देखो ये एक मुझे अच्छा सवाल लग रहा है, किसका बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? बच्चों देखो, अगर सॉल्यूशन में ज्यादा पार्टिकल है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, अगर सॉल्यूशन में ज्यादा पार्टिकल है तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो हमें वो सॉल्यूशन लेना है जिसमें पार्टिकल कम है। जिस सॉल्यूशन में पार्टिकल कम है, जो सॉल्यूशन कम आयंस दे रहा है, उसमें पार्टिकल कम होने के कारण उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी और फ्रीजिंग पॉइंट कंपैरेटिवली अधिक होगा, क्योंकि अधिक पार्टिकल डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। आपने ज्यादा पार्टिकल डाले तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, कम पार्टिकल डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट तुलनात्मक दृष्टि से कंपैरेटिवली अधिक होगा। सो हमें वो बंदा ढूंढना है जो कम पार्टिकल्स दे रहा है बच्चों, कम पार्टिकल। सिल्वर नाइट्रेट 2 पार्टिकल दे रहा है, CaCl2 3 पार्टिकल दे रहा है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट 4 पार्टिकल दे रहा है, एंड ग्लूकोज 1 पार्टिकल देगा। तो यहां पे अगर हमसे कोई पूछे कि कौन सा का फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, तो हम बच्चों ग्लूकोज कहेंगे। ग्लूकोज का बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, एंड लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट एल्यूमिनियम नाइट्रेट के लिए होगा, ठीक है। तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट एल्यूमिनियम नाइट्रेट एंड हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज का होगा, क्योंकि ग्लूकोज कम पार्टिकल देता है, एक मॉलिक्यूल एक ही पार्टिकल देता है, उसका I1 है, तो उसमें डेल्टा TF कम होगा। डेल्टा TF कम है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घटा कम है, मतलब वो फ्रीजिंग पॉइंट अभी भी हायर वैल्यू पे ही है। ये दोस्तों यहां पर सीन होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं हम लोग, आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स उठाते हैं हम लोग। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्रीज, इतना अच्छी बात है। When 1.2 gram of non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone, its vapor pressure was इतना। Then the molar mass of the substance हमसे पूछ रहा है। चलिए इस सवाल पे आते हैं, बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जब भी वेपर प्रेशर के सवाल होते हैं, हम आपसे हमेशा बोल रहे हैं, पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि जो सवाल में जो
सोल्यूशन दिया गया है वो लिक्विड प्लस लिक्विड का है या लिक्विड प्लस सॉलिड का है। तो यहाँ पे हमको लिक्विड प्लस सॉलिड बच्चों ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लिक्विड प्लस सॉलिड का केस लेते हैं। अब लिक्विड प्लस सॉलिड में बच्चों एक फॉर्मूला जो हमारा फेवरेट होता है वो होता है डेल्टा पी बराबर पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सल्यूट। डेल्टा पी बराबर पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सल्यूट, ये भाई हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अब दोस्तों डेल्टा पी की बात करते हैं, डेल्टा पी हमारा क्या होगा। देखो अभी वेपर प्रेशर है 185 दोस्तों, अभी वेपर प्रेशर है 185। जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर हो गया 183। सो वेपर प्रेशर 185 से 183 हो गया, मतलब वेपर प्रेशर बच्चों 2 यूनिट से कम हो गया। सो डेल्टा पी बच्चों 2 टॉर है, ठीक है। वेपर प्रेशर में जो गिरावट आई बच्चों 2 यूनिट की आई। ओरिजिनल एसीटोन का वेपर प्रेशर था 185। अब नाउ बात करते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट की। सल्यूट की बच्चों मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। सो हमने 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाला हुआ है, तो इसका बच्चों मोल फ्रैक्शन होगा 1.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका होगा 1.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो मोल फ्रैक्शन का जो निकालेंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट 1.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल मोल्स, अपॉन बच्चों टोटल मोल्स की बात करते हैं। सो टोटल मोल 1.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सल्यूट के मोल्स हो गए, और सॉल्वेंट के मोल्स हमारे हो जाएंगे 100 ग्राम एसीटोन। 100 ग्राम एसीटोन। एसीटोन का मॉलिक्यूलर वेट सवाल में दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे। CH3COCH3, तो दैट कम्स आउट टू बी 15 और ये बच्चों हमारा 12 और 16 28, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो 58 बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, ये चीज। अब ये हमारा यहाँ पे बच्चों इक्वेशन है, ये दोस्तों हमारा यहाँ पे इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम लोग एक छोटा सा हम लोग एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि नॉर्मली चूंकि सोल्यूशन में सल्यूट कम होता है तो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हम इग्नोर कर सकते हैं। यस, इससे बच्चों कैलकुलेशन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट टोटल मोल में इग्नोर कर दीजिए। अब आपकी कैलकुलेशन बहुत ही बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी, बहुत ही आसान बच्चों कैलकुलेशन हो जाएगी। आप बिलीव मानिए, बहुत ही बच्चों आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। सो द मॉलिक्यूलर वेट कम्स आउट टू बी 1.2 अपॉन 100 58, ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इनटू 185 अपॉन 2, तो ये हमारा यहां पर चीज हो जाएगा। अब इस चीज को अगर हम मोटे तौर पे सॉल्व आउट करें तो भाई ये चीज कितनी हो जाएगी, तो 1.85 एंड देन अराउंड 200 हो जाएगी। सो 200 एंड देन 25, 1.85 2 हो जाएगी, एंड देन 2 के बाद ये हमारा 30, सो 30 एंड देन 2 60 के आसपास बच्चों हमको लग रहा है। तो यहाँ पे बच्चों जो हमको सही आंसर आता है वो दिख रहा है, वो अराउंड 64 के आसपास हम यहाँ पर गेस कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हमको लग रहा है बच्चों वो अराउंड 64 होगा। सो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इज गोइंग टू बी 64, ये हम यहाँ पर गेस कर रहे हैं। अगर गलती नहीं हुई है तो बच्चों यही इसका आंसर होना चाहिए। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, यही बच्चों इसका आंसर यहाँ पर मोटे तौर पे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग अपने इस आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। ये सेशन बच्चों हमारा, एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ दोबारा से। सो 1.85 एंड देन 1.2, तो अराउंड 2 हो जाएगा, एंड देन 2 फिर 30 से करेंगे तो हमारा 60 के आसपास रहेगा, एकदम सही है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग आज के इस सेशन को बच्चों करते हैं खत्म। और सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर में हमें जो जो चीजें कैलकुलेट करनी है उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। और हमेशा की तरह ही आपके केमिस्ट्री के टर्म 1 एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बच्चों बेस्ट विशेस। पूरी की पूरी बच्चों प्लेलिस्ट में यहाँ पे इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, और आप लोग इन वीडियोस को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है उनको इनकी जरूरत है। नहीं लगता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आप आराम से बच्चों को पढ़ने का मौका दीजिए। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि अब चूंकि केमिस्ट्री एग्जाम बहुत ही पास हो गया है, सो अब हम आपके ऊपर कोई भी बच्चों एक्स्ट्रा वीडियोस का बच्चों बर्डन नहीं डालेंगे। अब आप आराम से जितनी भी अपनी चीजें हैं उनको आप पढ़िए, उनको एकदम रिवाइज करिए, और सेल्फ स्टडी पे बच्चों आप ध्यान दीजिए। अब आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। अब मैं कोई भी बच्चों वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा आपके टर्म 1 एग्जाम तक, क्योंकि अब आप अपने खुद के बच्चों नोट्स पे, अपनी खुद की पढ़ाई पे, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। इधर उधर कुछ भी बच्चों भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमने वीडियोस अब तक डाले हुए हैं आप उनको मोबाइल पे सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने फ्री टाइम में उनको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं खत्म। बाय बाय, टेक केयर। और यकीन मानिए, जैसा मैंने कल बोला था कि मेरा जो अभी का समय है बच्चों पूरी तरह से आपके लिए। आप चाहे मुझसे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं बच्चों, बट मैं अगर आपकी मदद कर रहा हूं और बोल रहा हूं
कि मेरा ये अभी का समय सिर्फ आपके लिए है। तो आपको कोई भी डाउट होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आराम से बिंदास होकर के बच्चों चैनल में कमेंट करिए। मैं 100% बच्चों आपको बहुत ही कम टाइम में उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।